नमस्कार साथियों, मैं हूं यशपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यशराज स्टडी। दोस्तों, यशराज स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी वैकेंसी से संबंधित वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी भर्ती प्रोसेस में क्या क्या होता है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको एसएससी जीडी भर्ती प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको जानकारी हो सके। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आज जो एसएससी जीडी की भर्ती का जो प्रोसेस है वो आपको आज मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसका पहला प्रोसेस होता है आयु सीमा। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है। दोस्तों, जो आयु सीमा होती है एसएससी जीडी भर्ती के लिए आपकी होती है मिनिमम 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष। दोस्तों, 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी की उम्र 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, तो वह एसएससी जीडी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं ओबीसी की। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए +3 एज होनी चाहिए, यानी कि अगर 23 साल है जनरल कैटेगरी की तो 3 प्लस कर लो, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लोग 26 साल तक एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट होती है। दोस्तों, कितने साल की? 5 साल की, यानी कि 23 और 5 28 वर्ष तक कैटेगरी एससी कैटेगरी के लोग एसएससी जीडी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारी आयु सीमा के लिए छूट। किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट मिलती है। जनरल कैटेगरी के लिए 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोग 3 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कि 23 + 3 यानी कि 26 साल तक भर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के लोग 28 साल तक भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इससे आगे जब फॉर्म अप्लाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, सबसे पहले होती है क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए 10th पास, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th पास होना चाहिए। ओनली मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स होना चाहिए, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है इस समय वो है 33%। दोस्तों, 33% अगर किसी के मार्कशीट में है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। दोस्तों, एक आधार कार्ड की आईडी होनी चाहिए। एक आधार कार्ड की आईडी होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब जो डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ, इससे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। अगर आप कैटेगरी आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको अगर छूट चाहिए, उम्र में छूट चाहिए या कट ऑफ में छूट चाहिए, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जो कि केंद्र लेवल का होना चाहिए। केंद्र यानी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जिससे आपको केंद्र की भर्ती देखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और चौथा नंबर जो होता है वो होता है निवास प्रमाण पत्र। जहां आप निवास कर रहे हैं वहीं का एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गए दोस्तों डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट, इससे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। जो अगला प्रोसेस है दोस्तों फोटो वाला, तो दोस्तों मिनिमम 4 फोटो आप करवा लीजिएगा। 4 फोटो होने चाहिए। 4 फोटो होने चाहिए। फोटो का साइज जो वो है दोस्तों, जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। और लंबाई होनी चाहिए, जो नीचे की ओर जो लंबाई होगी वो होगी 4.5
4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। बहुत से मेरे साथी दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है फाइल में नहीं लगाते हैं, जैसे कि अपलोड करते समय अब फोटो कॉपी से ही अपलोड करवा देते हैं, जिससे स्कैन अच्छे से नहीं होता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। या फोटो जो मैंने जो साइज बताया है ये डॉक्यूमेंट में लगना चाहिए, क्योंकि ये उस नोटिस में दिया गया है, SSCG भर्ती द्वारा बताया गया है कि 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का फोटो होना चाहिए। दोस्तों लोग कहते हैं हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो दोस्तों वो रिजेक्ट इसी वजह से होता है, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते समय जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं तो वो ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड होगा, और 3.5 और इंटू 4.5 बाई ये फ़ोटो अगर उसमें अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ज़्यादातर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जितनी बार भर्ती निकली थी उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, वो भी डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने के समय। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। फॉर्म अप्लाई करते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवश्य ले जाए एवं फोटो भी वही लगाएं जो नोटिस में दिया गया है उसका साइज। तो चलिए दोस्तों चलते हैं SSGD के अगले प्रोसेस के बारे में। दोस्तों SSCGD का जो अगला प्रोसेस है वो है कंप्यूटरीकृत टेस्ट, कंप्यूटरीकृत परीक्षा। जो परीक्षा है दोस्तों उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटरीकृत जो टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, उसमें जो 4 पार्टों में आएगा। दोस्तों पहला पार्ट रहेगा सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति, सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति। इसके दोस्तों टोटल क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो टोटल जो रीजनिंग आने वाली है सामान्य अभिरुचि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आ रही है वो 40 नंबर की आने वाली है, यानी कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला जो पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी कि जीके एंड करंट अफेयर आने वाली है, वो आने वाली है 20 क्वेश्चन, वो भी 40 अंक में। जो अगला सब्जेक्ट है दोस्तों वो होने वाला है अंक गणित। अगला सब्जेक्ट है हमारा अंक गणित। जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, 40 अंक। प्रत्येक सब्जेक्ट समान समान अंक, समान समान क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अगला प्रोसेस है सामान्य हिंदी इंग्लिश। फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे चॉइस मांगी जाएगी कि अगर आप हिंदी में टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में टेस्ट देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश चूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के और इंग्लिश के, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो 20 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, और इंग्लिश चूज किया है तो आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं। तो दोस्तों 40 अंक आपके यहाँ से हो गए। टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्लस में 160 अंक का पूरा पेपर होने वाला है। जो पेपर का पूर्णांक होने वाला है वो 160 अंक का होने वाला है। जो आपको समय मिलने वाला है दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलने वाला है वो मिलेगा आपको दोस्तों 60 मिनट। जी हाँ दोस्तों, पेपर हल करने के लिए आपको जो समय मिलने वाला है वो समय मिलने वाला है दोस्तों 60 मिनट। दोस्तों जितने बार साथी हैं वो सोचते हैं 60 मिनट में पेपर कैसे हल हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, अगर आप रिवीजन करते हैं। इसको हल करने के लिए आपको मेहनत करनी है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह के अंदर अंदर आपको एक टेस्ट अवश्य लगाना है। आप मान के चलिए आप इस पेपर को देने के लिए इजीली यानी कि तैयार हो, इस पेपर को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपने कभी कंप्यूटर पर टेस्ट नहीं दिया है, परीक्षा नहीं दी है, तो आप यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट कंप्यूटर पर या अपने ही मोबाइल पर OTG कनेक्ट करके माउस द्वारा अगर आप करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा और जल्दी आपको टेस्ट हल करने का अनुभव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ
SSC GD का एक 7 दिन में प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं, जिससे आपको पता चल सके कि इसमें कितना समय लगता है। तो दोस्तों माउस को कवर करना बहुत ही आवश्यक है। माउस अगर चलाते समय आपका माउस अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपको समय लग सकता है। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको किस प्रकार आपको हल करना है। जो पहला पार्ट आने वाला है दोस्तों, पहला पार्ट आने वाला है रीजनिंग का, दूसरा पार्ट आने वाला है जीके का, और तीसरा पार्ट आने वाला है मैथ का, और चौथा पार्ट आने वाला है हिंदी का। तो दोस्तों आपको जो ये जीके वाला पार्ट मिल रहा है तो इसमें आपको 10 मिनट का समय देना है। कितना देना है दोस्तों? 10 मिनट का समय देना है। जो हिंदी वाला पार्ट आ रहा है उसके लिए भी आपको 10 मिनट का समय देना है। अगर आपसे जो 10 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तुरंत आ जाएंगे, मन में ही आ जाएंगे और आप उसको तुरंत हल कर दोगे, तो 10 मिनट से एक्स्ट्रा उसको समय ना दीजिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दीजिए और अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तो अगला जो प्रोसेस है रीजनिंग का, रीजनिंग के लिए आप समय दीजिए दोस्तों कम से कम 12 से 14 मिनट। तो आप यहाँ अगर रीजनिंग को 12 मिनट देते हो, यहाँ पे अगर रीजनिंग को 12 मिनट देते हो या आप 15 मिनट देते हो, 15 मिनट आपने रीजनिंग को दे दिया और 15 ही मिनट आपने मैथ को दे दिया। आप कहोगे दोस्तों रीजनिंग तो सरल होती है, उसके लिए 15 मिनट क्यों? दोस्तों रीजनिंग के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप मैथ से भी ज़्यादा समय में हल नहीं कर पाओगे। तो उस समय को मेंटेन करने के लिए आप रीजनिंग में 15 मिनट दीजिए और बिल्कुल आराम से कीजिए। 15 मिनट पूरी दीजिए जिससे आप रीजनिंग हल कर सकें। मैथ की बात करें दोस्तों 15 मिनट मैथ को दीजिए, बचेंगी आपकी शेष 10 मिनट। 10 मिनट बचेंगी। आप 10 मिनट के अंदर अपने जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, डाउट वाले बचे हुए हैं, यानी कि आपने यहाँ हल किया, आपने यहाँ हल किया, यहाँ हल किया, यहाँ हल किया, जो आपसे हुआ वो कर लिया, और वो जो आपको डाउट में चल रहा है उसके लिए 10 मिनट आपने बचा लिए। तो इस प्रकार आप समय को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों टेस्ट को दे करके। तो इसी प्रकार मैंने भी टेस्ट दिया है दोस्तों। इसी प्रकार जो भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसमें भी मैंने पेपर दिया है। तो समय को अगर आप कवर करके चलोगे, उसमें मेरे को 90 मिनट मिली थी, 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप समय को कवर करके चलोगे पहले से ही तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अगर यहाँ से आप 10 मिनट बचा लोगे तो आपके लिए जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जिसका अगला प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब जब टेस्ट पूरा आपका हो जाएगा, टेस्ट होने के बाद आपका होगा फिजिकल होगा, यानी कि रेस होगी, नाप तोल होगी। उसके बाद आपको अगले टेस्ट के लिए तैयार होना है। दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ करवाई जाएगी, रेस करवाई जाएगी, जिसमें आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी और वो उसके लिए जो समय मिलेगा 24 मिनट का समय मिलेगा। वहीं फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस करने को कहा जाएगा, यानी कि उसके लिए जो समय होने वाला है वो होने वाला है 8.5 मिनट। जो समय होने वाला है 1600 मीटर के लिए कितना समय होने वाला है दोस्तों? 8.5 मिनट। तो ये दोस्तों हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें रेस करवाई जाएगी। जो दोस्तों लोग लद्दाख से बिलोंग करते हैं उसके लिए रेस का जो नियम रेगुलेशन है वो अलग दिया गया है। उसके लिए उस मेडिकल और उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। किन किन व्यक्तियों को छूट मिलती है SSC GD के अंदर, उसकी भी वीडियो अलग से हम बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें रेस करवाई जाएगी। रेस में आपको 5 किलोमीटर रेस करवाई जाएगी, उसके लिए समय दिया जाएगा 24 मिनट। वो मेल के लिए, फॉर फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस करवाई जाएगी, उसके लिए समय दिया जाएगा 8.5 मिनट। दोस्तों ये तो हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आगे आपको बताने वाले हैं फिजिकल स्टैंडिंग टेस्ट के बारे में। जब दोस्तों आप रेस पूरी कर लोगे SSC GD की, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा
हाइट नापने के लिए, यानी कि आपकी लंबाई नापी जाएगी, जिसमें आपको लंबाई कितनी मांगी जाएगी वो है दोस्तों मेल के लिए। मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी एवं ईडब्ल्यूएस, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए जो हाइट की जो मांग की गई है दोस्तों वो की गई है दोस्तों 170 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों फीमेल की। फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। तो दोस्तों ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडिंग टेस्ट में हाइट मेजरमेंट, यानी कि आपकी लंबाई कितनी मांगी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों चेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आपकी जो चेस्ट मापी जाती है, अगला प्रोसेस होता है मेल का, जो अगला प्रोसेस होता है चेस्ट मेजरमेंट, यानी कि आपकी जो छाती नापी जाती है वो कितनी मांगी गई है। दोस्तों वो मांगी गई है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 यानी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मांगी गई है नॉर्मल। और फुलाने के बाद जो मांगी गई है +5, यानी कि नॉर्मल होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो मांगी गई है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। दोस्तों एसएससी जीडी का जो अगला प्रोसेस है फिजिकल स्टैंडिंग टेस्ट के बाद, यानी पीईटी पीएसटी के बाद जो अगला प्रोसेस होने वाला है आपका होने वाला है मेडिकल। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेडिकल के बाद ही हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेडिकल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है दोस्तों आँख होनी चाहिए आपकी 6/9 की। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। मेरे साथी जिन्होंने एनसीसी कर रखी है, जिन लोगों ने एनसीसी पहले से कर रखी है और उनको जानकारी नहीं है और फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उनको छूट नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में छूट के हकदार हो, दोस्तों। अगर आपको एनसीसी के अंतर्गत सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलने वाली है। 5% की छूट का मतलब होता है 160 अंक का 5% हो गया दोस्तों, 8 नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% की छूट मिलने वाली है, 3% की छूट मिलने वाली है। जो अंक में अगर गिना जाए तो 4.8 अंक होते हैं, 4.8 अंक होते हैं। अगर बात करें ए सर्टिफिकेट के लिए, अगर एनसीसी का आपको कोई सा भी सर्टिफिकेट है, ए है, बी है, सी है, तो आपको छूट मिलना बहुत ही जरूरी दोस्तों। अगर आपके पास एनसीसी से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है और मान के चलो आपको 1 नंबर की भी छूट मिल जाए तो लास्ट की जो मेरिट होती है कि हे भगवान मेरा 1 और अंक होता तो मेरा नंबर आ जाता, तो वही प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, यहाँ से अगर ए सर्टिफिकेट भी आ तो आपको 2% की छूट भी मिलने वाली है, जो कि अगर अंक में गिना जाए 3.2 अंक होते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा लास्ट का जो प्रोसेस था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यही था दोस्तों। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, सी सर्टिफिकेट है तो आप 8 अंक का छूट पा सकते हो। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 नंबर की छूट पा सकते हो और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर की छूट पा सकते हो। यही आपका नजरिया दोस्तों, ये इसी से आप भर्ती के लिए लास्ट में जो नंबर की जरूरत पड़ती है, ये अंक आपको बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका जो परिवार है, यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।